हेलो दोस्तों, दिवस सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में आपको पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में अर्थात एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ब्रह्मांड में जितने सारे ग्रह हैं वो हर एक ग्रह का अपना एक वायुमंडल होता है। उसी तरह से ये आपको पृथ्वी जो एक ग्रह है इसका भी अपना एक वायुमंडल है और इसी वायुमंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये भी हम लोग देखेंगे इस वायुमंडल के कितने सारे लेयर हैं और किस लेयर में क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, मुख्य बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस सारी बातों को देखेंगे। ये भी देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन से गैस हैं, उसकी क्या मात्रा है और वो जो गैस है उसका क्या मुख्य बिंदु है, उसका क्या कार्य है। ये सब चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दोस्त आपको चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें जितने सारे आपको जीके जीएस से संबंधित आपका जितने सारे आपको क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन का हल समझिए कि वीडियो के थ्रू किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो आगामी एग्जाम के लिए जो आगे एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए अगर आपको तैयारी करना है तो आपको इस चैनल से जरूर जुड़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। क्या ये, यानी किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ जो होता है गैसों के आवरण को पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। सीधा सी बात है, यानी कोई भी ग्रह है उस ग्रह के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। उसी तरह से जैसे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है उस आवरण को पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है, अर्थात एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कहा जाता है। इतना तो क्लियर हो गया कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण को पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे वायुमंडल में अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल के चारों तरफ जो गैस है उसमें से कौन कौन से गैस है इसको देखने की कोशिश करेंगे और उसकी मात्रा कितना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्या है तो आपको नाइट्रोजन है, जिसको N से आपको संकेत किया दिखाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो आपको वायुमंडल में 78.8% है, यानी इसको लगभग अगर देखा जाए तो ये 79% हो जाता है। ये ठीक है, क्या है तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है तो 78, यानी सबसे ज्यादा इन वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन की मात्रा होती है और जिसका परसेंटेज में कितना है तो 78.8% आपको क्या है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। दूसरे स्थान पे आता है ऑक्सीजन, जिसको आपको O2 के संकेत है ये, यानी O2 से दर्शाते हैं। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये 20.95% है, इसको लगभग में 21% कहा जाता है। एग्जाम में आपको अगर ये ऑप्शन नहीं दिया 78.8% नहीं दिया है, अगर ऑप्शन नहीं दिया है उस 79 वहां भी दिया होगा तो उससे आपको टिक मार्क किया जा सकता है। साथ ही साथ समझिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है 20.95, तो ये अगर ये ना दे करके वहां पे 21% दिया होगा तो भी बिल्कुल सही है। तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा, एग्जैक्ट आंकड़ा इसका जो होता है 20.95 होता है और नहीं तो आपको ओवरऑल अगर समझिए लगभग में दिया है तो 21% हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्गन। तो आर्गन की मात्रा इसमें कितना है तो 0.93% है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन की मात्रा जो कितना है 0.93 है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है जिसको हम CO2 के संकेत से जानते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। क्या है 0.03% है। उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे जैसे आपको नियॉन भी है, हीलियम भी है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और आपको हाइड्रोजन है। देखिए इसमें जितने सारे परसेंटेज दिया हुआ है ये सबका परसेंट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर जानने की कोशिश करना चाहिए कि यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैस है वो कौन कौन से गैस है। तो ये जितने सारे गैस है यही आपको वायुमंडल में है, तो कम से कम परसेंट नहीं तो कम से नाम तो याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी गैस उसमें होती है। एग्जाम की दृष्टि से ये आपको चार जो है ये चार आपको जो गैस दिया गया है आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपका नाम के साथ साथ इसका आपको वायुमंडल में इसका कितना परसेंटेज है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो कम से कम आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये कंप्लीट रूप से याद होना चाहिए कि इसका कितना भाग आपको वायुमंडल में ये किसका है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और हाइड्रोजन है, इसके अगर आपको नाम को भी केवल याद रखते हैं तो ये भी आपको बहुत है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम देखते हैं, जैसे पहला आपको नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बारे में वायुमंडल में क्या क्या इसका मुख्य बातें हैं। तो यह कहता है कि सबसे पहले वायुमंडल में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। क्या है? यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, पहला पॉइंट। यानी इस गैस से नाइट्रोजन से संबंधित जितने सारे बुलेट पॉइंट्स है ये टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑक्सीजन से संबंधित जो बुलेट पॉइंट्स है आपको वायुमंडल से संबंधित वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है तो उससे बुलेट पॉइंट जो बन सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बुलेट पॉइंट आते हैं। तो नाइट्रोजन में सबसे पहला क्या है कि आपको वायुमंडल में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। क्या है? यानी सबसे ज्यादा वायुमंडल में किसकी मात्रा होती है? तो नाइट्रोजन गैस की। नेक्स्ट ये आपको नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस ये कैसा होता है? तो रंगहीन, स्वादहीन और आपको गंधहीन होता है। गंधहीन, इसका रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, स्वादहीन का मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता है और गंधहीन का मतलब होता है कि इसका कोई गंध नहीं होता है। यानी नाइट्रोजन गैस का कोई अपना रंग नहीं है, कोई स्वाद नहीं है और कोई गंध नहीं है। यानी कोई इसका स्मेल नहीं है कि स्मेल से आपको सुन कर बताया जा सकता है कि गैस है। ये तीनों चीज आपको खासियत है किसके पास? तो नाइट्रोजन के पास। नेक्स्ट है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से क्या कर रहा है? यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाता है। जैसे मान लें कि अगर वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन नहीं होता, अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो अगर किसी चीज में अगर आग लग जाए तो बहुत तेजी में फैल जाता हो, यानी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो कोई वस्तु तेजी से न जले तो उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन सा करता है? तब नाइट्रोजन गैस। तो वही बोल रहा है ये वस्तुओं को तेजी से जलने से क्या करता है? बचाता है। नेक्स्ट है इसके बिना आग पर काबू पाना मुश्किल है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता और कहीं आग लग जाए तो फिर उस स्थिति में उस आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कहीं ना कहीं नेचुरली ये देन भी है कि आपको अगर आग लगता है तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो आपको नाइट्रोजन। अगर ये नाइट्रोजन नहीं होता, अगर कहीं आग लग जाता तो फिर आपको काबू पाना उस पर बड़ा मुश्किल हो जाता, यानी तेजी में जलना शुरू हो जाता हो। नेक्स्ट ये है कि इसी से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। किससे? तो प्रोटीन से। यानी प्रोटीन से ही पेड़ पौधों में क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट इसका एक और पॉइंट है कि यह गैस जो है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल का मुख्य घटक है। और मुख्य घटक का मतलब ये है कि समझिए कि वायुमंडल में जितने सारे गैस है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है? तो आपको नाइट्रोजन का होता है। इसीलिए कहता है कि ये गैस जो है वायुमंडल का मुख्य घटक है। तो इसमें जितने सारे पॉइंट्स है इसको एक दो बार करके इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत समझिए कि इंपॉर्टेंस आपको हो सकता है बिंदु वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन है जो आपको वायुमंडल में दूसरा स्थान इसका प्राप्त है। तो इसमें कहता है कि पदार्थों को जलाने में सहायता करता है। यानी किसी चीज को जलने के लिए, किसी पदार्थ को जलने के लिए, किसी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। यह दो चीज देखिए, किसी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है और कोई वस्तु तेजी से न जले उसके लिए आपको नाइट्रोजन उसको कंट्रोल करता है। ये अंदर आप जरूर समझिएगा। नेक्स्ट है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या? आपको ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस जो है ये क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है कि यह जो है ये गैस यानी ऑक्सीजन गैस जो है ये जीवनदायी गैस है। यानी हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेने के क्रम में क्या ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑक्सीजन ना मिले तो कोई भी जीव जो है उसका मृत्यु हो जाएगा। तो वही कहता है ये गैस क्या है? तो आपको जीवनदायी है, इससे जीवन चलता है। यानी अगर ये न रहे तो आपको जीवन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि यह यानी ऑक्सीजन गैस जो है 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है।
यानी नीचे से, यानी पृथ्वी से नीचे से लेकर के ऊपर आपको कहाँ तक जाएंगे, यानी 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। क्या फैला है, आपको ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है कि 16 किलोमीटर ऊंचाई से इसकी मात्रा कम होने लगती है, यानी 16 किलोमीटर ऊपर जाइए, कितना, 16 किलोमीटर, वहां से ऑक्सीजन की मात्रा जो है धीरे धीरे कम होते चले जाती है और कहाँ तक मिलती है, तो आपको 64 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जिसको CO2 से डिनोट किया जाता है। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित कौन कौन से मुख्य बातें हैं, जिसमें सबसे पहला है कि CO2 भारी होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाया जाता है। CO2 भारी होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाया जाता है, यानी CO2 गैस जो है एक भारी गैस है। और सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो आपको हाइड्रोजन है। क्या है, सबसे भारी आपको गैस कौन सा है, तो CO2, जिसके चलते वायुमंडल के सबसे निचले परत में पाया जाता है CO2। और सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो आपको हाइड्रोजन है, जो वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि CO2 का अधिकांश विस्तार जो है 32 किलोमीटर तक पाई जाती है, यानी CO2 का विस्तार जो है ये पृथ्वी की सतह से लेकर के आपको 32 क्या है, तो आपको 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ भी हमने पढ़े हैं किसके, तो ऑक्सीजन के बारे में, तो ये 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। लेकिन वहीं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए तो इसका विस्तार कहाँ तक है, तो आपको 32 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। एक चीज याद रखेंगे कि CO2 गैस जो है एक भारी गैस है, और भारी गैस होने के कारण जो है ये वायुमंडल के सबसे निचले परत में पाया जाता है, अर्थात आपको पृथ्वी की सतह से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह हरित गृह प्रभाव है। क्या है, यह गैस जो है CO2 हरित गृह प्रभाव है, जिसको इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो कहता है कि यह हरित गृह प्रभाव के लिए जो अधिक जिम्मेवार है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें आता है कि यह वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखता है, यानी क्या करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश जब नीचे आएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेयर होता है उसको उस लेयर से बाहर नहीं जाने देता है, जिसके चलते जो पृथ्वी जो क्या होता है, तो गर्म होता है। पृथ्वी को गर्म रखने में एक और चीज आपको बहुत भूमिका अपना निभाता है, जिसको हम जलवाष्प कहते हैं। यानी CO2 और जलवाष्प जो है पृथ्वी के आपको सतह को जो है वो क्या करते हैं, तो गर्म रखते हैं, अर्थात वायुमंडल के निचले परत को ही गर्म रखते हैं। कौन कौन, तो CO2 और आपको जलवाष्प, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका अगर है वायुमंडल के निचले परत को गर्म रखने में, तो आपका किसका है, तो CO2 का है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे आर्गन के बारे में और उसके बाद आपको हाइड्रोजन के बारे में। तो जैसे मान लीजिए आर्गन में बताया जा रहा है कि वायुमंडल में ये तीसरे स्थान पे पाया जाता है, अर्थात ये है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है, तो आपको नाइट्रोजन है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन है, और ये तीसरे नंबर पे पाया जाता है परसेंट के हिसाब से। कौन था, आपको आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट ये कहेंगे इसका इस्तेमाल जो है विद्युत उपकरण में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो विद्युत उपकरण में किया जाता है, जैसे बॉल में या ट्यूबलाइट इत्यादि वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपको आर्गन का। साथ ही साथ आप देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन में क्या कह रहा है कि यह सबसे हल्की गैस है। क्या है, तो यह सबसे हल्की गैस है। और सबसे भारी गैस कौन थी, तो आपको कौन था, तो आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड था। और सबसे हल्की गैस में देखा जाए तो कौन हो जाएगा, तो आपको हाइड्रोजन हो जाएगा। यह जो है वायुमंडल की ऊपरी परत में पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, क्योंकि अब सबसे हल्की गैस है। जैसे सबसे भारी गैस कौन था, तो आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल के सबसे निचले परत में पाया जाता था। लेकिन आपको हाइड्रोजन क्या है, तो सबसे हल्की गैस है, इसलिए वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। और इसे जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसे, आपको हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जितने सारे गैस हैं, मुख्य इंपॉर्टेंस जो गैस है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल में जो पृथ्वी से ऊपर जो है कितने लेयर में बांटा गया है। तो यहाँ देखेंगे वायुमंडल की संरचना में सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल। यहाँ आपको देखिएगा, यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाला आपको लेयर जो है, परत जो है, ये क्षोभ मंडल का है। फिर उसके बाद आपको समताप मंडल आता है, फिर उसके बाद आपको मध्य मंडल आता है,
फिर आयन मंडल, फिर आपको बाह्य मंडल यानी बहिर्मंडल इसको कह सकते हैं, या एक्सोस्फीयर कह सकते हैं। ये तो वही चीज है, यानी पृथ्वी से ऊपर यानी सबसे पहला परत आता है कौन, तो आपको क्षोमंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। और पृथ्वी से ऊंचाई इसका देखा जाए तो 0 से 18 किलोमीटर तक होता है। या ऐसे सीक्वेंस में इस नाम को याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ देता है कि पृथ्वी से ऊपर कौन कौन से लेयर हैं, तो ये नाम भी याद करना बहुत जरूरी है सीक्वेंस से। साथ ही साथ समझिए कि नाम का जो अंग्रेजी वर्ड है इसको भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये आपको हिंदी नाम छोड़ के इंग्लिश नाम ही दे दे रहा है। तो उस स्थिति में जो बच्चे जो है, जो स्टूडेंट जो है, जो दोस्त जो है, आपको हिंदी केवल उसको याद किए हैं, इंग्लिश नहीं याद किए हैं, तो फिर वहाँ पे फंस जाते हैं। इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पृथ्वी से जस्ट ऊपर वाला परत कौन सा था, क्षोमंडल, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से ऊपर जो है 0 से 18 किलोमीटर तक है। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है समताप मंडल। ये समताप मंडल को आपको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है ये 18 से 50 किलोमीटर तक होता है। यानी 0 से 18 क्षोमंडल और 18 से 50 वाला जो लेयर है ये समताप मंडल है। यही आपको बताया जा रहा है। यानी दूसरा परत जो है पृथ्वी से ऊपर वाला दूसरा परत ये कौन है, तब स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1850 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको मध्य मंडल है, यानी जैसे समताप मंडल के ऊपर वाला मंडल को क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, जिसको मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 50 से 80 किलोमीटर तक इसका लेयर बना हुआ है। नेक्स्ट है आपको आयन मंडल, और ये आयन मंडल जो है, आयन मंडल आपको मध्य मंडल के ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे है। यानी मध्य मंडल के ऊपर आपको आयन मंडल आता है, और ये आयन मंडल को इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयनोस्फीयर कहा जाता है। और इसकी मोटाई जो है, परत की मोटाई जो है वो 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बाह्य मंडल या बहिर्मंडल इसको कहा जा सकता है, जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। और इसकी मोटाई जो है 400 किलोमीटर से ऊपर है। यानी अभी तक समझिए कि इसकी मोटाई कितनी है ये अभी तक आपको पता नहीं चला है, लेकिन हमें ये समझे कि 400 किलोमीटर से ऊपर का जितना सारा है ये टोटल कहाँ पे आता है, तो आपको बाह्य मंडल में आता है। ठीक है, तो एक बार और इसको देखेंगे। पहला है आपको क्षोमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, और उसके बाद वाला क्या है, तो आपको बाह्य मंडल है। इसको ऐसे कह सकते, नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट पहला लेयर जो है क्षोमंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर आपको मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और फिर उसके ऊपर क्या होता है, बहिर्मंडल होता है, यानी बाह्य मंडल होता है। ठीक है, तो इसको नाम के साथ साथ आप लोग इंग्लिश वर्ड भी इसको याद रखेंगे। और इसकी कितनी ऊंचाई है ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो नाम इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे, क्षोमंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, और उसके ऊपर आयन मंडल, फिर आपको बाह्य मंडल। एक बार और इसको यहाँ देख लेंगे। ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के ऊपर वाला लेयर क्षोमंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर आपको कौन आता है, तो बाह्य मंडल। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहला क्षोमंडल के बारे में। तो यह कह रहा है क्षोमंडल है, और क्षोमंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर। ये कहते हैं यह वायुमंडल की निचली परत है। क्या है, जो वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल जो है, उस वायुमंडल का सबसे निचला परत है कौन, तब को क्षोमंडल, जो पृथ्वी से लगा हुआ है। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई कहाँ है, तो ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, तो ध्रुव पर यानी पोल पर, पृथ्वी के पोल पर, पृथ्वी के ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। और वहीं आपको बीचों बीच से जो आपको विषुवत रेखा जाता है, तो इस विषुवत रेखा पर क्या है, तो आपको 18 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी हो गया ये, तो बीचों बीच तो विषुवत रेखा होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे पोल होता है, ध्रुव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कह रहे ऊंचाई है, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितना है, तो आपको 8 किलोमीटर है। और यहाँ पे विषुवत रेखा जो आपको 0 डिग्री जिसको कहते हैं,
यहाँ पे 18 किलोमीटर की मोटाई है यहाँ पे, ठीक है। यानी आपको क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है, मोटाई जो है, पोल पर है ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, बस इतना याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान यानी गिर जाता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के तल से यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग से जब ऊपर हम जाएंगे, कहाँ पे, तो आपको क्षोभ मंडल में जैसे से ऊपर जाएंगे तो 165 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर यहाँ नीचे जो आपको तापमान होगा उससे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको घट जाएगा। या अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है घट जाएगा। वो एक बार और इसको सुनिए, क्षोभ मंडल में 165 मीटर जो ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। या इसको किलोमीटर में देखेंगे तो 1 किलोमीटर आपको जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है कम हो जाता है। आगे और देखिए, इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आपको बादल का बनना, बिजली का कड़कना, आंधी, वर्षा या इंद्रधनुष का बनना, ये जितने सारी मौसमी घटनाएं हैं ये टोटल आपको क्षोभ मंडल में ही बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ओला गिरता है, फिर आपको बारिश होता है, बादल होता है, ये जितना सारा चीज है ये टोटल का टोटल आपको कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। एक और चीज आगे देखेंगे कि इसे संवहन या अधोमंडल भी कहा जाता है। क्या है, इसे संवहन या अधोमंडल कहा जाता है। अब देखिए कितना नाम हो गया, एक तो क्षोभ मंडल, दूसरा ट्रोपोस्फेयर, तीसरा संवहन और चौथा अधोमंडल, यानी 4 नामों से इसको जाना जाता है। किसको, तो क्षोभ मंडल को। नेक्स्ट है, यानी दूसरा लेयर क्या है, तो आपको समताप मंडल है। तो समताप मंडल में देखेंगे ये पृथ्वी के ऊपर ये दूसरी परत है। पहला परत क्या है, क्षोभ मंडल, और दूसरा क्या है, समताप मंडल। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। क्या है, तो आपको 18 से 50 किलोमीटर है। ध्रुवों पर अधिक ऊंचाई तथा विषुवत रेखा पर कम ऊंचाई होता है। इसकी जो मोटाई है किसका, तो समताप मंडल का, वो आपको यहाँ पे देखेंगे, जैसे पृथ्वी हो गया तो ध्रुव हो गया ये, और ये विषुवत रेखा ये हो गया। तो विषुवत रेखा जो है तो इसमें क्या कहता है, इसका तो अलग था। क्षोभ मंडल में ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर आपको 18 किलोमीटर, अर्थात ध्रुव पर ये कम था, विषुवत रेखा पर ज्यादा था इसकी मोटाई। लेकिन वही यहाँ पे उल्टा हो जाता है, किसमें, समताप मंडल में। तो यहाँ क्या कह रहा है, ध्रुव पर अधिक होता है, यानी जो यहाँ पे आपको अधिक मोटाई होता है और यहाँ पे विषुवत रेखा पर आपको कम मोटाई होता है। किसमें, समताप मंडल में। क्लियर याद रखिएगा आप लोग, क्षोभ मंडल में ध्रुव पर आपको 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, अर्थात क्षोभ मंडल में ध्रुव पर आपको कम मोटाई था और विषुवत रेखा पर ज्यादा था। लेकिन वही समताप मंडल में जब आएंगे तो यहाँ पे ध्रुव पर ज्यादा मोटाई है और विषुवत रेखा जो है इस पे कम मोटाई है। वही चीज बता रहा है कि ध्रुव पर अधिक मोटाई है लेकिन विषुवत रेखा पर कम है। नेक्स्ट है, इसमें जो है वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा है, यानी जितने सारे वायुयान चलते हैं, जितने सारे आपको हवाई जहाज जो चलते हैं वो टोटल का टोटल कहाँ चलते हैं, तो समताप मंडल में ही चलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और जानेंगे, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं, जैसे बादल का बनना, बिजली का कड़कना, आंधी, वर्षा, इंद्रधनुष वगैरह, ये सिस्टम इसमें नहीं होता है। समताप मंडल में ये चीज नहीं होता है, यानी टोटल के जितना सारा काम है केवल आपको क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में एक्चुअली देखा है तो बिल्कुल ये शांत होता है और इसी के चलते यहाँ पे क्या वायुयान वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाया जाता है। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। किसमें, तो आपको समताप मंडल में यहाँ देखिए 18 से 50 किलोमीटर की जो मोटाई है, तो इसमें से ऊपर यानी समताप मंडल के जस्ट यानी ऊपर ये देखा जाए तो 32 से 50 किलोमीटर के बीच का जो लेयर है वो आपको ओजोन परत का है। अर्थात ओजोन परत जो है, ओजोन एक्चुअली है क्या, एक प्रकार का गैस है, O3 कहते हैं इसको। ये आपको ओजोन गैस का एक लेयर पाया जाता है समताप मंडल में, वो भी कहाँ, तो समताप मंडल ऊपरी भाग में 32 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत।
और ये क्या करता है, जो सूर्य से प्रकाश जो आता है उसी में आपको पराबैंगनी नामक किरण आता है, उसी को ये रोकने का काम करता है, यानी वो पृथ्वी तक आने नहीं देता है। अगर पराबैंगनी किरण आपको पृथ्वी तक आ जाए और समझिए कोई भी जीव है उसके शरीर पे जैसे ही पड़ेगा तो आपको जला सकता है, जला देगा वो। यानी क्या है, आपको स्किन डिसीज हो जाता है, स्किन कैंसर की बीमारी पकड़ लेगा। तो उस घातक समझिए कि आपको किरण को रोकने का काम कौन करता है, ओजोन गैस। ये ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल के ऊपरी भाग में जो 32 से 50 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है वो। तो ओजोन गैस क्या है, यानी आप ओजोन गैस को O3 से जाना जाता है, और ये O2 जो होता है ऑक्सीजन के ही परिवर्ती रूप है ये दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को सोख लेती है, और ओजोन परत को यानी ओजोन गैस की परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, इसी क्लियर याद रखिएगा, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये पृथ्वी है, उसके ऊपर वाला भाग आपको क्षोमंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन, फिर उसके बाद बाहा मंडल। अब यहाँ तक हम लोग दो चीज पढ़ लिए हैं, क्षोमंडल और समताप मंडल। तीसरा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, आपको क्या था, आपको मध्य मंडल। मध्य मंडल को इंग्लिश हमको मेसोस्फीयर कहा जाता है। और इसमें देखेंगे कि कहता है कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यानी पहला क्या था, क्षोमंडल, दूसरा समताप मंडल, और ये तीसरा क्या है, तो आपको मध्य मंडल। तो वही कहता है ये वायुमंडल की तीसरी परत है, और इसकी मोटाई जो है 50 से 80 किलोमीटर है। क्या है, यानी मध्य मंडल की आपको मोटाई जो है आपको 50 से 80 किलोमीटर है। साथ ही साथ कहता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो है इसी मंडल में आते ही जलकर समाप्त हो जाती है। यानी जैसे ही अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड जब आता है और जैसे ही वायुमंडल में जब इन करता है, तो यहाँ पर हवा के घर्षण से उसमें आग लग जाती है और वो जल करके फिर आपको वहां पे वो समाप्त हो जाता है। तो क्या है, आपको मध्य मंडल आपको तीसरी परत है, इसकी मोटाई 50 से 80 किलोमीटर है, और अंतरिक्ष से कोई भी आपको उल्का पिंड जब आता है यानी गिरता है नीचे, तो आपको मध्य मंडल में आते ही हवा के घर्षण से उसमें आग लग जाती है और वो जल के फिर वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको चौथा परत आपको क्या है, आयन मंडल है। तो आयन मंडल को इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहा जाता है, और कहता है कि वायुमंडल की चौथी परत है। क्या है, ये वायुमंडल की चौथी परत है, और इसकी मोटाई क्या है, तो 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है। क्या है, इसकी मोटाई यानी आयन मंडल का इसकी मोटाई 80 से लेके 400 किलोमीटर है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये परत जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जिसके फलस्वरूप जैसे पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि काम करता है। और मान लीजिए आयन मंडल ये नहीं होता तो नीचे जितना संचार का काम होता है, चाहे रेडियो हो गया, आपको टीवी हो गया, रडार हो गया, ये जितना सारा सिस्टम है कोई आपको काम नहीं करता है। तो ये नीचे जितना सारा आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ रेडियो दिया है, टेलीविजन दिया है, टेलीफोन दिया है, रडार दिया है, जितना संचार के सामान है ये टोटल का टोटल समझिए इसी पर डिपेंड है आयनोस्फीयर से, कि यही जो है रेडियो तरंगों को वहां से परिवर्तित करता है, जिसके चलते ये सब चीज आपको काम करता है। अगर ये परिवर्तित नहीं करता तो फिर ये काम नहीं होता है यहाँ पे। यह जितने सारे संचार के सैटेलाइट्स उपग्रह है इसमें कहीं ना कहीं ले करके इसको स्थापित किया जाता है, जिससे आपको ये संचार का काम होता है। ये नेक्स्ट आइए देखिए, अब अगला है आपको बाहा मंडल, जो कि ये 5वां मंडल है, और जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसमें ये कहता है कि ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और हम लोग जानते हैं कि इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। नेक्स्ट कहता है कि इसकी ऊपरी सीमा जो है निर्धारित नहीं है, यानी ऊपरी कहाँ तक है, कितना आपको कितनी मोटाई है, इसका अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन शुरू कहाँ से होता है, तब कुछ 400 किलोमीटर से ऊपर, जितना ऊपर है ये टोटल का टोटल आपको बाहा मंडल में आता है। इस मंडल में क्या है, तो आपको हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम जो सबसे हल्की गैस है, और हल्की गैस होने के कारण समझिए कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में ही पाया जाता है। जो भारी गैस है जिसको हम CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं,
ये आपको पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचले परत में पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।